नमस्कार दोस्तों, एक ही लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक लिया है वो है पर्यावरण अध्ययन का जो टॉपिक है। जो पर्यावरण अध्ययन के ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। आप देखेंगे कि कई सालों में जो ये कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चैनल को फटाफट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं और वीडियो को देखते रहिए आखिरी तक। देखिए, दिया है पारिस्थितिक तंत्र, जिसे हम इकोसिस्टम के नाम से भी जानते हैं, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम जो है A.G. टेंसले ने जो है 1935 ईस्वी में किया था। तो पारिस्थितिक तंत्र का जो प्रयोग किया था सबसे पहले वो किया था A.G. टेंसले ने। इसके बाद पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने 1869 ईस्वी में किया था। यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र है और ये है पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी तंत्र को हम इकोसिस्टम कहते हैं और पारिस्थितिकी को हम इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र को A.G. टेंसले ने और पारिस्थितिकी को अर्नेस्ट हैकल ने सर्वप्रथम नाम दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी के जनक के तौर पर अर्नीस नीस को जाना जाता है। यानी गहन परिस्थिति जो है डीप इकोलॉजी के जनक अर्नीस नीस है। भारतीय पारिस्थितिकी की जनक की बात करें तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को जाना जाता है। तो भारतीय पारिस्थितिकी के जनक के तौर पर प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को जाना जाता है। अगला है पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण को जो है, तो अगर हम पर्यावरण की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पर्यावरण को हम लोग 4 भागों में बांट देते हैं: स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल। तो देखिए, पर्यावरण को हम बांटते हैं 4 भागों में। पर्यावरण होता क्या है? पर्यावरण का मतलब होता है परिधन आवरण, अर्थात जिसने हमें चारों ओर से घेर के रखा हुआ है। तो पर्यावरण ने ही हमें चारों ओर से घेर रखा है। पर्यावरण के 4 भाग: जल मंडल यानी जल से भी हम घिरे हुए हैं, स्थल मंडल से भी हम घिरे हैं, और जीव मंडल और वायुमंडल। तो इस तरीके से पर्यावरण के 4 पार्ट होते हैं। तो अगर बात करें जल मंडल की, तो जल मंडल में आता है नदी है, तालाब है, झील है, हिमनद है और सागर आ जाते हैं। ये जल मंडल के अंतर्गत आ जाते हैं। स्थल मंडल की बात करें तो पर्वत है, मरुस्थल है और मैदान आता है। स्थल मंडल को भी 3 भागों में बांट देते हैं। जीव मंडल की बात करें तो 2 भाग आते हैं: पेड़ पौधे और जीव जंतु। इस तरीके से इनको 2 भागों में बांट देते हैं। और वायुमंडल की अगर बात करें तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल में बांटा गया है वायुमंडल को। अगला टॉपिक है कि पर्यावरण के भौतिक या अजैविक संगठक हैं। तो पर्यावरण के भौतिक या अजैविक संगठक वायु है, जल है, मृदा है, खनिज है, अकार्बनिक तत्व है और नाइट, जैसे कि अकार्बनिक तत्व का मतलब हो जाता है नाइट्रोजन है, फास्फोरस। कार्बनिक तत्व के अंतर्गत आता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और वसा। तो ये जो है भौतिक या अजैविक संगठन कहलाते हैं जिनमें जीवन नहीं होता है। और पर्यावरण के जैविक घटक की बात करें तो पेड़ पौधे और जीव जंतु आते हैं, जो कि यूपी टेट 2011 में देखिए पूछा भी जा चुका है। तो फटाफट जो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके आप शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं इस तरीके की दूसरी वीडियो तो कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखिए इस तरीके से है, आपका टॉपिक है कि पारिस्थितिक तंत्र के घटक की बात करें। तो पारिस्थितिक जो तंत्र होता है उसको बांटा गया 2 भागों में: जैविक और अजैविक। जैविक मतलब जो जीवन होता है और अजैविक जिनमें जीवन नहीं होता है। तो जैविक की बात करें तो उसको 3 भागों में बांटते हैं: एक उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो जैविक में आते हैं 3: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक के अंतर्गत बात करें तो शैवाल और पेड़ पौधे आ जाते हैं जो कि उत्पादक का काम करते हैं। उपभोक्ता की बात करें तो जीव जंतु और मनुष्य आते हैं जो कि इनका उपयोग करते हैं भोजन के तौर पर। और अपघटक की बात करें तो कवक और जीवाणु आते हैं जो इनका उपयोग करते हैं। इस तरीके से अजैविक घटक की अगर बात करें तो अजैविक घटक को जो है हम लोग बांट देते हैं 3 भागों में: कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक। तो कार्बनिक की बात करें तो कार्बनिक में आता है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमस और यूरिया। अकार्बनिक की बात करें तो अकार्बनिक में आता है NPK, मिट्टी, चट्टान, खनिज, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और भौतिक की बात करें तो भौतिक के अंतर्गत आते हैं वायु है, आर्द्रता है, तापमान, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब आदि। ये आ जाते हैं हमारे भौतिक के अंतर्गत। प्रकृति का मेहतर यानी कि यह सफाई कर्मी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जीवाणु और कवक दोनों, जो कि अब घटक होते हैं। तो इन्हें जो है प्रकृति का मेहतर या सफाई कर्मी कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसका पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत होता है सौर ऊर्जा। अब आप देख सकते हैं 2017, 15 और 2011 में ये जो है कई अलग अलग राज्यों में पूछे जा चुका है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है, तो सौर ऊर्जा होती है। इस तरीके से काफ़ी बार परीक्षा में पूछे गए ही क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अगर आप ऐसी और भी चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर उत्पादक की बात करें तो उत्पादक में हरे पौधे और शैवाल आते हैं, ये भी 2011 में पूछा गया है। उपभोक्ता के अंतर्गत जीव जंतु और मनुष्य आते हैं। तो उपभोक्ता जो है उत्पादक पर निर्भर होते हैं। अपघटक या मार्जक के तौर पर तो जीवाणु और कवक आ जाते हैं। इसके बाद प्रकृति द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो जो प्रकृति से निर्मित है, नदी, तालाब, झील, घास का मैदान, वन आदि, ये प्रकृति द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र कहलाते हैं। कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र की बात करें जिसे मानव ने बनाया है तो वो आता है धान का खेत हो गया, पार्क हो गया, बगीचा और एक्वेरियम। तो ये जो है काफ़ी बार पूछा गया है। तो इस तरीके से कृत्रिम, मानव निर्मित और पारिस्थितिक, इस तरीके से पारिस्थितिक तंत्र के घटक में आ जाता है जो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं और कुछ कृत्रिम द्वारा निर्मित हो जाते हैं। पारिस्थितिक तंत्रों की बात करें तो पारिस्थितिक तंत्रों को जो है दो भागों में बांट देते हैं। एक आता है प्राकृतिक तंत्र और दूसरा कृत्रिम या मानव निर्मित प्राकृतिक तंत्र। तो प्राकृतिक जो होते हैं पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो घास का मैदान होता है, वन यानी जंगल, नदियां हैं, झील हैं और सागर आ जाते हैं। कृत्रिम की बात करें तो कृत्रिम में आता है पार्क, बगीचा, धान का खेत, कृत्रिम झील हो गया, नहरें हो गई, तालाब, डैम और एक्वेरियम। ये कृत्रिम या मानव के निर्मित द्वारा पारिस्थितिक तंत्र कहलाते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो इसे दो भागों में बांट देते हैं, एक जलीय और दूसरा स्थलीय, क्योंकि कुछ जल में भी पारिस्थितिक तंत्र बनता है और स्थल में भी बनता है। तो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो घास का मैदान है, वन और जंगल आ जाते हैं। और जलीय की बात करें तो नदियां हैं, तालाब हैं, झील है, सागर और समुद्र आ जाते हैं। ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आते हैं। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र समुद्र यानी कि महासागर होता है। ये भी देखिए पूछा जा चुका है। तो सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र की अगर हम बात कर लें तो समुद्र होता है और महासागर होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है, यानी एक जीव से दूसरे जीव में, दूसरे जीव से तीसरे जीव में, तो एक दिशीय जो है ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है बहुदिशीय। तो खाद्य श्रृंखला जो होती है उसमें एक दिशीय होता है और खाद्य जाल जो होता है उसमें बहुदिशीय होता है, क्योंकि उसमें एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। तो किसी से ऊर्जा इधर जाती है तो किसी की ऊर्जा इधर से इधर भी चली जाती है। तो इसलिए खाद्य जाल में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो बहुदिशीय, और खाद्य श्रृंखला की बात करें तो एक दिशीय हो जाता है। खाद्य जाल में ऊर्जा प्रवाह तो जो है बहुदिशीय। अब खाद्य श्रृंखला जो होती है वो कैसे बनती है, तो खाद्य श्रृंखला की बात करें तो घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और जलीय पारिस्थितिक तंत्र। घास स्थल में देखिए पारिस्थितिक तंत्र जब बनता है तो पहले उत्पादक आते हैं, यानी कि जो घास होती है, घास को टिड्डा खाता है और इसलिए जो घास की ऊर्जा टिड्डे में जाती है, टिड्डे की ऊर्जा मेढक में, मेढक को सांप और सांप को गिद्ध खाता है। तो इस तरीके से ऊर्जा जो है एक दिशीय हो जाती है। और जलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो शैवाल, शैवाल से जलीय पिस्सू, जलीय पिस्सुओं को छोटी मछलियाँ, छोटी मछलियों को बड़ी मछली और बड़ी मछली को बगुला, बतख और सारस, ये लोग खा लेते हैं। इस तरीके से जो है ये घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र बनता है और इस तरीके से जलीय पारिस्थितिक तंत्र बन जाता है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक की बात करें तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है वो चार्ल्स डार्विन की है। ये भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है, देख सकते हैं। अगली जो पुस्तक की बात करें तो फिलॉसफी जूलॉजिकल, इसके लेखक है लैमार्क, यानी कि फिलॉसफी जूलॉजिकल के लेखक लैमार्क हैं। अब कुछ सिद्धांतों की बात करें तो लैमार्कवाद का सिद्धांत लैमार्क ने दिया था, डार्विनवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था और उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगो डू ब्रीज ने दिया था। पारिस्थितिक तंत्र का आतंकवादी वृक्ष के तौर पर सफेदा यानी यूकेलिप्टस को कहा जाता है। ये भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछा भी गया है। किसानों के मित्र के तौर पर केचुआ और सांप को जाना जाता है। ये यूपी टेट 2013 में पूछे गए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, जलीय चक्र को नियंत्रित करते हैं। तो जलीय चक्र को जो है वन नियंत्रित करते हैं। ये यूपी टेट 2017 में पूछा गया था। खाद्य श्रृंखला का जो क्रम होता है वो होता है उत्पादक से उपभोक्ता की ओर, उपभोक्ता से अपघटक की ओर जाता है, क्योंकि भोजन का निर्माण हरे पौधे करते हैं, हरे पौधों का उपयोग उपभोक्ता करते हैं और उपभोक्ताओं से अपघटक। घास
स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम, तो घास स्थलीय में घास, घास से टिड्डे आते हैं, टिड्डे से मेढक, मेढक से सांप और सांप से बाज। तो इस तरीके से घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र बन जाता है। सभी पारिस्थितिक तंत्रों में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। तो जब जितने भी पारिस्थितिक तंत्र होते हैं उनमें ऊर्जा का जो पिरामिड बनता है वो उससे जो होता है ऊर्जा हमेशा सीधा होता है। कैसा पिरामिड बनता है? सीधा पिरामिड बनता है। एक वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है उल्टा। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में नेपेथीस, जिसे हम कीट भक्षी के नाम से जाना जाता है, का स्तर होता है। तो इसका स्तर जो होता है उत्पादक और द्वितीय उपभोक्ता दोनों का होता है, क्योंकि यह जो है अपने भोजन का निर्माण भी करता है और जीवों को खा करके जो है उपभोक्ता का काम भी करता है। पारिस्थितिक तंत्र की अगर बात करें तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होता है। किसी पारितंत्र में रासायनिक तत्वों का जो चक्रण कहलाता है वो जैव भू रासायनिक चक्रण कहलाता है। ये भी 2000 यूपी टेट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन दिया गया है। खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता संचित ऊर्जा का कितने प्रतिशत अपने शरीर में रूपांतरण करता है? तो 10%। इसे 10% ऊर्जा का नियम भी कहते हैं। ये सीजी टेट 2011 में भी पूछा जा चुका है। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक की बात करें तो लिंडेमान है। इन्होंने 1942 में जो है 10% ऊर्जा का नियम दिया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। एकमात्र महाद्वीप जहां घास पारितंत्र नहीं पाया जाता है अंटार्कटिका, क्योंकि यहाँ पर सदैव बर्फ जमी रहती है। अब अगर बात करें प्रकाश संश्लेषण की यानी फोटोसिंथेसिस, तो इसमें जो है कारक के तौर पे बहुत बार ये पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण में आता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जल H2O, सूर्य का प्रकाश, तापमान और पर्णहरित। तो ये जो है फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 6 CO2 और 12 H2O का प्रयोग करके पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल में जो है ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज यानी C6H12O6 का निर्माण करते हैं। 6H2 यानी जल बाहर निकल जाता है और 6O2 जो है ऑक्सीजन निकलती है और ऊर्जा जो है निकल जाती है। तो इस तरीके से पौधे जो अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। घास के मैदान, अगर घास के मैदान करें तो दो भागों में घास के मैदानों को बांटते हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो घास के मैदान जो होते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के अंतर्गत आता है लानोस, जो कि कोलंबिया और वेनेजुएला में स्थित है, कंपास ब्राजील में स्थित है, शवाना पूर्वी अफ्रीका में है और सेल्वास अमेजन बेसिन में आ जाता है। शीतोष्ण घास के मैदानों की बात करें तो पंपास जो दिया है ये अर्जेंटीना में है। स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं मध्य एशिया यूक्रेन में। वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में। प्रेरी जो है उत्तरी अमेरिका और कनाडा के घास के मैदानों को कहा जाता है। पुस्टाच की बात करें तो ये हंगरी है। डाउन्स की बात करें ऑस्ट्रेलिया और कैटबरी न्यूजीलैंड के घास के मैदान हैं। अब जो भारत के घास के मैदान है उनकी बात कर लेते हैं। तो भारत के जो घास के मैदान हैं वो सोनमर्ग या गुलमर्ग के नाम से आते हैं, ये जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। बुग्याल घास के मैदान उत्तराखंड में है। उर्मिल जो घास के मैदान वो कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। शोला घास के मैदान महाराष्ट्र पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ये यूपी टेट 2018 में भी पूछा जा चुका है। बन्नी घास के मैदान गुजरात और कच्छ में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की आपको दूसरी वीडियो मिले तो आप प्लीज़ कमेंट करें और ज़रूर बताएं, और जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर करें। अब देखते हैं आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिए हैं। सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो एक्वेरियम होता है, जो आपने देखा होगा घरों में रखा रहता है। तो सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र या इसे हम कृत्रिम भी कह सकते हैं तो एक्वेरियम। सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र तो धान का खेत होता है। और विश्व में जो है सबसे विक्षुब्ध पारिस्थितिक तंत्र तो पर्णपाती वन होते हैं। स्थल खंड पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र जंगल है। पारिस्थितिक तंत्र मित्र के नाम पर जो है नीम, पीपल, बरगद और तुलसी को जाना जाता है। ये पारिस्थितिक तंत्र मित्र के नाम से जाने जाते हैं। वन पारितंत्र की बात करें तो वन पारितंत्र में आता है विषुवतीय वन, मानसूनी वन, शीतोष्ण वन और टैगा वन के नाम से आते हैं। घास पारितंत्र की बात करें तो सवाना पारितंत्र आता है। टुंडा पारितंत्र की बात करें तो उत्तरी अमेरिका यानी उत्तरी भाग, ग्रीनलैंड, यूरोप एवं रूस आते हैं। ये टुंडा पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं। भारत के प्रवाल वित्तीय क्षेत्र जो आते हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी, लक्षद्वीप हो गया, विजयदुर्ग महाराष्ट्र,
नैट रानी द्वीप और कर्नाटक, ये भारत के प्रवाल वित्तीय क्षेत्र हैं। ये भी कई बार परीक्षा में पूछे भी गए हैं। कुछ जंतु शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। ऐसे जंतुओं को हम सर्वभक्षी के नाम से जानते हैं। जो जंतु दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें परभक्षी या प्रेडेटर्स के नाम से भी जाना जाता है। जीवीय एवं अजीवीय घटकों में संबंध स्थापित करने वाले को जो है अपघटक के तौर पर जाना जाता है। ये जो जीवीय और अजीवीय होते हैं इनके बीच में जो है अब जो संबंध को स्थापित करते हैं वो अपघटक कहलाते हैं। तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो है किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है, तो वातावरण और जीव समुदाय का। शीत प्रधान प्रदेशों में मकान का छत होना चाहिए अधिक ढालूदार। तो जो शीत प्रधान प्रदेश होते हैं उसमें मकान के छत को जो है अधिक ढालूदार बनाया जाता है ताकि बर्फ जो है स्थिर ना रह सके। अगला है पॉर्कलैंड नामक उष्णकटिबंधीय घास अफ्रीका में पाई जाती है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो पॉर्कलैंड जो घास होती है ये पाई जाती है अफ्रीका में। हाथी घास की बात करें तो सवाना बायोम में पाई जाती है। चैपरेल नामक झाड़ियों की बात कर लें तो कैलिफोर्निया में पाई जाती है। ये भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का जीवभार पिरामिड कैसा बनेगा, तो पारिस्थितिक तंत्र जो है तालाब होता है, तालाब का जो पारिस्थितिक तंत्र होता है इसका जो पिरामिड अगर बनता है तो वो हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है, तालाब का जो पारिस्थितिक तंत्र बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है। एक संतुलन पारिस्थितिक तंत्र में जीवों में संख्या होती है तो स्थिर होती है। एक संतुलन पारिस्थितिक तंत्र में जीवों में संख्या स्थिर हो जाती है। अब कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्यों की बात करें। भारतीय पारिस्थितिक तंत्र के जनक डॉक्टर रामदेव मिश्र को जाना जाता है। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं जिसे विबग्योर, इसमें लाल एवं नीला प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। तो ये इस तरीके से 7 जो है रंग होते हैं सूर्य के प्रकाश में, जिसे हम विबग्योर के नाम से जाना जाता है। ये सारे रंगों के ही नाम दिए गए हैं जो कि क्रम से दिए गए हैं। इसमें से लाल और एवं नीला जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई होते हैं। परपोषी गुण सभी उपभोक्ता में पाया जाता है। 2 भिन्न पारिस्थितिक तंत्र के मध्य संक्रमण मंडल को इकोक्लाइन के नाम से या इकोलाइन के नाम से कहते हैं या इकोलाइन के नाम से जाना जाता है। सागरीय पारिस्थितिक तंत्र सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र होता है और सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र होता है क्योंकि वो स्थायी होता है। जल मंडल पृथ्वी का सबसे बृहद पारिस्थितिक तंत्र है क्योंकि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में जल पाया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में तंत्रों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से जाना जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।